गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आगे का टॉपिक जैसे बताए थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट आप कैलकुलेट कर लिए। अब आगे क्या है, साइमल्टेनियसली दो अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट को एक साथ कंबाइन, एक साथ हैपन होने की, एक साथ होने की कैसे प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले क्या था, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के अलग अलग इवेंट थे, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है दोनों इवेंट में। जैसे एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड एक साथ कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी क्या है। बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें बहुत कम है, बस एक लाइन का है कि दोनों को ऐड कर देना है। बाकी फिर भी हम क्या है, क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप कॉमन सेंस डेवलप होता है कि कैसे हम किस क्वेश्चन में किस टाइप से अप्रोच करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू ऑफ टू पोस्ट, ठीक है। सपोज करते हैं ए मैन है और बी क्या है, वाइफ है। ए मैन है और बी उसका क्या है, वाइफ है। दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या होता है, अपीयर होता है। दोनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन ए 1/, क्या है 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज वाइफ क्या है 1/5। ये दोनों प्रोबेबिलिटी गिवन है। सपोज करेंगे लेट ए बी द इवेंट सिलेक्शन ऑफ मैन, बी इज द इवेंट सिलेक्शन ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। दोनों का इवेंट दे दिया। अब क्वेश्चन कर रहा है बोथ ऑफ देम विल सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड मींस पहला भी सिलेक्ट होना चाहिए और दूसरा भी सिलेक्ट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए और बी दोनों सिलेक्ट होना चाहिए। दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड 1/7 इंटू 1/5 क्या आ गया 1/35 प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल सिलेक्टेड, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, केवल एक, दोनों में से एक सिलेक्ट हो, तो ध्यान देंगे एक सिलेक्ट हो और दूसरा सिलेक्ट नहीं हो, प्लस पहला सिलेक्ट नहीं हो और दूसरा सिलेक्ट हो, नहीं, ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट। अब लैंग्वेज से समझेंगे कि कैसे हम क्या यूज करें। यहाँ क्या रहा, दोनों सिलेक्शन, तो दोनों को सिलेक्ट किए, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या, ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट मींस दोनों में से एक सिलेक्ट होना है, तो ओनली वन ऑफ देम ए सिलेक्ट हुआ, बी नहीं हुआ। यहाँ ए सिलेक्ट नहीं हुआ, बी सिलेक्ट हुआ, दैट मींस ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट, ठीक है। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझेंगे। ए सिलेक्ट कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तो ए का सिलेक्शन कितना है 1/7 और बी का सिलेक्शन नहीं क्या है 4/7, सॉरी 4/5। देखिए ए गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या आएगा 1 माइनस 1/7 और ये आ गया 6/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या होगा 1 माइनस 1/5, ये आएगा 4/5। तो ए सिलेक्ट हुआ, बी नहीं हुआ, प्लस ए नहीं हुआ, ए नहीं, दैट मींस 6/7 और बी सिलेक्ट हो गया, बी क्या है 1/5। अब दोनों कैलकुलेट करेंगे, 4/35 प्लस 6/35, दोनों को ऐड करेंगे 10/35, फाइनली आंसर क्या आ गया 2/7 मींस ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट, क्या आ गया 2/7, ठीक है। अब क्वेश्चन है नन ऑफ देम विल सिलेक्ट, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्ट, ये आ गया ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट, एक सिलेक्ट और दूसरा नहीं। अब प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मींस दोनों का दोनों सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरा ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार, नन ऑफ देम मींस दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या करेंगे दोनों का दोनों 6/7 और इंटू 4 क्या 5 कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 24/35 और ये क्या हो गया नन ऑफ देम विल सिलेक्ट। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज से समझेंगे और क्या कैलकुलेट करना उसके लैंग्वेज को भी, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज से ही हमें खुद को समझदारी डेवलप करना है कि कैसे हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे, इस टाइप से ही क्वेश्चन को अलग अलग सिचुएशन होता है, डेली लाइफ के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सब हैं, आप उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
अब देखिए अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग इज 3/7 एंड बी का पासिंग क्या है 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ए क्या है, ध्यान दें, ए का पासिंग प्रोबेबिलिटी है 3/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के पासिंग का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/7। अब दो के पास प्रोबेबिलिटी दिया है 3/7 और 5/7, ठीक है। Assuming that two event A pass and B pass independent, find the probability only A passing the examination, only A pass, केवल A ही पास किया मींस B पास नहीं किया। इनडायरेक्टली इसमें क्या है, केवल ओनली A विल पास मींस क्या, दो अपीयर हुआ था एग्जाम, सिर्फ एक पास किया मींस A, इनडायरेक्टली आपको खुद समझ लेना है कि A पास किया है दैट मींस B पास नहीं किया, फेल किया है। तो पास करने की प्रोबेबिलिटी है तो फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 3/7 क्या आएगा 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या आएगा 1 माइनस 5/7 क्या आएगा 2/7। तो दोनों की पास करने की प्रोबेबिलिटी आ गया, फेल करने की भी प्रोबेबिलिटी आ गया। ओनली ए पास, ओनली ए पास मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास और बी फेलियर क्या आ गया, ए पास 3/7 और बी फेलियर 2/7, प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 6/49। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब अगला इसी में है ओनली वन ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम, तो जैसे आप सेम क्वेश्चन देखिए ओनली वन ऑफ देम सिलेक्ट इन इंटरव्यू, पिछला क्वेश्चन आपको बताया था, यहाँ क्या ओनली वन ऑफ देम विल पास इन एग्जामिनेशन, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। वन ऑफ देम ए पास करेगा बी नहीं करेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास नहीं किया और बी कर गया, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए पास किया 3/7 बट बी नहीं किया 2/7, ठीक है। अब प्लस ए पास नहीं किया 4/7, ठीक है, और बी पास कर गया, बी पास करने का 5/7। सोल्व करेंगे क्या आएगा 6/49 और ये क्या आएगा 20/49, दोनों को ऐड किए 26/49 और ये क्या आ गया ओनली वन ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझेंगे अगला। अब सच झूठ बोलने पे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पास था, पास फेल था, सिलेक्शन रिजेक्शन था, अब क्या है सच और झूठ है। ए स्पीक ट्रूथ 60%, ठीक है, ए स्पीक ट्रूथ 60%, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60% मींस 60/100, 100 में से 60 सही बोलता है और 40 क्या बोलता है गलत, तो क्या आ गया 6/10, या इसको भी कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 3 और ये आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया 3/5 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना आ जाएगा 2/5, 1 माइनस हम कर लेंगे, ठीक है। अगला इसमें क्या है B इज 90% ऑफ द केसेस, B की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B सही बोलने का 90%, ज्यादा सत्यवादी है, ठीक है, दैट मींस क्या हो गया 9/10। तो इसको झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से इसके सच बोले दोनों गिवन है, लैंग्वेज में ही गिवन है। A speak truth 60% of the case, B is 90% of the case. In what percent of cases are likely to contradict each other in stating the same fact, ठीक है। अब ध्यान देंगे कंट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है। डेली लाइफ में भी अगर बच्चे आपस में क्या करते कंट्राडिक्ट करते, मींस क्या, अगर ये कहेगा कि सही है तो दूसरा वाला गलत कहेगा, और वो कहेगा गलत है तो पहला वाला सही कहेगा, जैसे कंट्राडिक्ट ईच अदर। बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आजकल सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी कहेंगे यस तो केजरीवाल कहेंगे नो, तुरंत अगर वो कहे नो तो ये कहेंगे यस, मींस क्या है दोनों कंट्राडिक्ट, हमेशा कंट्राडिक्ट करते हैं। कभी कभी इधर आकर के पॉजिटिव भी हो गए किसी किसी मैटर पे, नहीं तो 100% कंट्राडिक्ट कर देते, वो पॉजिटिव तो ये क्या कर देते नेगेटिव, ठीक है। कंट्राडिक्ट मींस जस्ट अपोजिट, वो अगर सही होगा तो ये दूसरा गलत होगा, अगर पहला गलत होगा तो दूसरा सही, मींस अपोजिट से, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट मींस अगर ए
सही बोलता है तो बी क्या गलत बोलता है, और अगर ए गलत बोलता है तो बी क्या करता है उसको सही बोलता है, ठीक है, कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट का मीनिंग है, अब जैसे देखिए आपको बताएं कि लैंग्वेज में क्या है कि कंट्राडिक्ट ईच अदर, लैंग्वेज में ये गिवन नहीं है कि एक सही बोलेगा दूसरा गलत, वर्ड क्या है कंट्राडिक्ट। अब कंट्राडिक्ट का मीनिंग ही आपको समझ में आना चाहिए तब जाकर के सोल्व होगा। तो कंट्राडिक्ट का मीनिंग क्या है, मीनिंग यही है कि एक सही तो दूसरा गलत, मतलब जस्ट अपोजिट, तो वो कंट्राडिक्ट होता है। इसलिए आपको कहें कि डेली लाइफ का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन क्या होगा समझ में आएगा और सोल्व होगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा देखें, ए एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 3/5, तो हम क्या करते हैं 6/10 कर देते हैं एक जैसा, 6/10 ए 6/10 और बी बार कितना है 1/10, ठीक है। अब प्लस ए बार कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा, ए बार ए है तो 9 6/10 है, माइनस करेंगे क्या आएगा 4/10 आएगा, और इनटू में बी कितना है 9/10 है, ठीक है। अब सोल्व करें तो क्या आएगा 6/100 प्लस 36/100, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 36 प्लस 6 42/100 मींस 42% क्या है कंट्राडिक्ट कितना हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे सो कंट्राडिक्ट ईच अदर इज 40%, मींस 40% क्या कर रहा है दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं लैंग्वेज के अनुसार हम सोल्व किए कैलकुलेट किए, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब देखिए इस पे भी देखिए, अब थोड़ा निशानेबाज सिस्टम पे आते हैं। जैसे यहाँ सही बोलना, सिलेक्शन प्रोसेस, झूठ बोलना, इससे रिलेटेड आया। अब क्या है जैसे आप मेला में जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, प्रदर्शनी लगा रहता है वहां जाते हैं, तो उसमें आता है क्या आप देखते होंगे गन रखा हुआ रहता है 10 रुपए में 5 या 4 आपको बुलेट देता है कि आप निशाना लगाइए, ठीक है। बैलून छोटा छोटा बैलून होता है बैलून पे, और हम क्या करते हैं शौक से निशाना लगाते हैं, कुछ चूक भी जाता है कुछ निशाना सही भी लगता है, ठीक है, समझ में आया क्लियर हुआ। मीन्स हम निशाना लगाते हैं अपने तरफ से तो परफेक्ट लगाते हैं कि एकदम 100% निशाना सही लगेगा और टिकी देंगे, ठीक है, और जो बैलून छोटा रहता है उसको फोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी चूक भी जाता है। तो निशाने के कारण सिचुएशन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन, सोच लें कि 3 दोस्त हैं, ठीक है, तीनों ने घूमने गए और तीनों निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। अब तीनों की जो पॉसिबिलिटी है टारगेट हिट करने की वो क्या है, मान लेते हैं एक को ए, लेट ए बी सी आर द 3 मार्क्समैन, ठीक है। आपस में आप अपने समझने के लिए 3 दोस्त का नाम ले लें, ठीक है। अब तीनों का हिटिंग टारगेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के हिट करने की जो पॉसिबिलिटी है 1/2, बी का क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 1/4। ध्यान समझेंगे, मींस सबसे ज्यादा क्या है दो में से एक निशाना लगाता है, ये सबसे ज्यादा हिट करने की पॉसिबिलिटी इसके पास है। ये क्या है 1/3, 3 इसके अगर 3 बुलेट इसको मिलता है, एक सही निशान लगता है और 2 नहीं लगता है, और तीसरा क्या है सबसे कम अगर इसके 4 इसके पास बुलेट है तो एक हिट करेगा और 3 क्या करेगा मिस कर जाएगा। मींस तीनों के हिटिंग प्रोबेबिलिटी दिया है, तो मिसिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा ए बार 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इसका क्या आएगा 1 माइनस करेंगे 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार क्या आ गया 1 माइनस 1/4 3/4। इस तरीके से हिटिंग टारगेट आ गया, ये मिसिंग टारगेट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one and only one of them will hit the target when they fire the simultaneously, ठीक है। only one of them hit the target, क्या करना है only one of them hit the target। तो सबसे पहला काम करना है तीनों काम किया, मीन तीनों ने फायर किया, उसमें से केवल एक हिट किया, only one of them will hit the target। तो एक कौन हिट कर सकता है, या तो ए हिट कर सकता है, या बी हिट कर सकता है, या सी हिट कर सकता है, तीनों में से कोई भी हिट कर सकता है मीन 3 सिचुएशन।
मान लेते हैं ए हिट कर दिया और बाकी दोनों क्या कर दिया, मिस कर दिया, ऐसा हो सकता है। दूसरा केसेस क्या, ए मिस कर गया, बी हिट कर दिया और ये दोनों मिस कर गया, ठीक है। और तीसरा ए और बी दोनों मिस कर गया और तीसरा हिट कर दिया, ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, मींस एक हिट किया और बाकी दोनों क्या कर गया, मिस कर गया। और इस तरीके से हम क्या किए, सोल्व करेंगे और हमारा कैलकुलेशन बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, हिट टारगेट मिस टारगेट और ओनली वन ऑफ देम मींस एक हिट करेगा बाकी दो मिस करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो जैसे ही हम ऐड करें ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, बी बार कितना है 2/3 और सी बार कितना है 3/4 प्लस ए बार 1/2, बी कितना है 1/3 और सी बार कितना है 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/2, ठीक है, इनटू में बी बार कितना है 2/3 और इनटू में क्या है सी कितना है 1/4। इस तरीके से हम कैलकुलेट किए और हमारा क्या आ गया, कैलकुलेशन आ गया। अब हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, एलसीएम लेंगे सभी का 12, ठीक है। ये कितना आ गया, समझ में आया, ठीक है। एलसीएम ले 12 तो क्या हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेने से पहले कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं करेंगे, 6/24, ठीक है, 6/24। यहां सोल्व करेंगे 3/24 और यहां सोल्व करेंगे 2/24। अब एलसीएम ले तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि वो पहले मल्टीप्लाई था, 24 आ गया, क्या आएगा 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो 11/24 आ गया। समझ में आया नहीं आया, 11/24। सो एट लीस्ट one of them will hit the target is, so at least one of them, so the probability of, या ऐसा लिख सकते हैं, so the probability of at least hit one of them, at least one of them will hit the target is 11/24, ठीक है। So the probability of at least one of them will hit the target is 11/24। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, अपना काम क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। चलिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं और सोल्व करते हैं। अब आता है क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग टाइप से देखेंगे और समझेंगे। जितना ज्यादा आपको पहले ही बताया कि जितना ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड, आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा, उतना ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट A B C D। कोई स्टूडेंट है वो 4 सब्जेक्ट एग्जाम देता है A B C D, मान लेते हैं 4 कंपलसरी है और बाकी ऑप्शनल है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है A B C D। अब चारों में पास करने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट में पास करना क्या है 4/5, मींस ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी सभी का गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में पास करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, बी में चांस है 3/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो सी सब्जेक्ट है वो क्या है 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, डी में पास करना 2/3, मींस सभी की प्रोबेबिलिटी 4/5, 3/4, 5/6 और 2/3 कॉरस्पॉन्डिंग पासिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। पासिंग प्रोबेबिलिटी हो गया, तो पास करना है
तो फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, ए में फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, माइनस करेंगे 1 में से तो 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या आएगा 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार क्या आएगा 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार क्या आएगा 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ। सभी की पासिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है, फेल करने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करें। अब क्या है, टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन इट, मींस क्वालिफाई करने के लिए क्या है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। याद कीजिए, अगर कंपलसरी सब्जेक्ट है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, उसमें तो आपको मैंडेटरी है, पास करना ही करना। अगर कंपलसरी में फेल कर गए तो फेल कर गए। जैसे एग्जाम देते हैं, कई बार ऑप्शन ले लेते हैं क्या, फिजिकल एजुकेशन, उसमें फेल भी कर जाते हैं, कोई बात नहीं, रिजल्ट आपका मेन सब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो कंपार्टमेंट लग जाता है, ज्यादा फेल कर गए तो फिर फेल ही हो जाते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से गिवन है कि ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, मींस ए में तो आपको पास करना मैंडेटरी, अगर ए में पास नहीं किए तो फेल कर गए। ए में पास करना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्वालिफाई मस्ट पास इन ए एंड एटलीस्ट इन 2 ऑफ द अदर सब्जेक्ट। ठीक है, मींस ए में कंपलसरी है, बाकी 3 जो सब्जेक्ट है उसमें से किसी 2 में आप पास कर गए, मींस कुल मिलाकर 3 में आपको पास करना है। एक ए तो कंपलसरी है ही, अब बाकी 3 में से कोई 2 पास कर गए तो आप क्या हो जाएंगे, पास, नहीं तो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाई। ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान देंगे, अब सिचुएशन बनाएंगे, ए में पास करना तो कंपलसरी है, मींस सभी सिचुएशन में ए तो पास करेगा ही करेगा। अब बी सी डी है, बी सी डी, अब इसमें से किसी 2 में कर सकता है, किसी 2 में पास होगा तो पास हो गया। तो मान लिए फेल कर गया डी में, इस तीनों में पास है। ठीक है, ए में तो पास करना है बी सी डी, अब सी में फेल कर गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी, डी में फेल कर गया, सी में अब क्या कर गया, बी। समझ में आया। 3 केस में कोई दिक्कत है, हमें पासिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इस बार इस 2 में पास कर गया, इस बार इस दोनों में कर गया, इस बार इस दोनों में कर गया, 2 ऑप्शनल में और 1 कंपलसरी। अगर ये सिचुएशन होता है तो क्या कर जाता है, पास। और अगर ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो कि सभी में पास कर जाए तो क्या वो फेल करेगा, सभी में पास कर गया तो भी पास कर जाएगा, क्योंकि सब ऑल पास नहीं। तो ये सारे सिचुएशन में पास करेगा, लेकिन इसके अलावा अगर ए पर किसी में आ गया या 2 सब्जेक्ट में फेल कर गया तो फिर क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, पासिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाई, तो क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस दोनों को भी राइट डाउन कर दें और सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेशन आते हैं। अब यहां देखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5, पेशेंस से वैल्यू पुट करेंगे। बी और सी 3/4 इंटू में 5/6, ए बी सी पास और डी फेल, डी फेल क्या है 1/3। ठीक है, फिर क्या है, ए 4/5। ठीक है, इनटू में बी, बी कितना है 3/4, सी बार 1/6 इंटू में डी 2/3 प्लस 4/5 ए, बी बार कितना है 1/4 इंटू में 5/6 इंटू में 2/3। अब तीनों का तीनों क्या है, पास है। ठीक है, तो पासिंग के केस में चारों पास है, तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू में 5/6 इंटू में 5/6 के बाद क्या बच गया 2/3। अब सभी को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दें। अगर हम देखते हैं, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं
छतरी 18 गुना 36 360। जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ट्रिपल मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया 360। ठीक है, नहीं 36 अपान 10 360। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 60 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। ठीक है, 60/360। अब एक एक पार्ट कैलकुलेट कर दें। नीचे डिनोमिनेटर में तो सभी सेम ही आएगा 360। अब यहाँ नोमिनेटर क्या आएगा 24, फिर आएगा क्या 360। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 40, फिर यहाँ भी क्या आएगा सेम ही आएगा, नहीं ओहो। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 360 बट यहाँ 12 120 आ गया। अभी सभी को कैलकुलेट करें, ऐड करें, कितना आएगा 120 प्लस 60 180 और 180 200 244 बाई 360। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, 244/360। अब इसको कैंसिल कर दें तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 90 और 4 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 4 से 4 दैट मीन्स क्या आ गया 61/90। यही आपका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी आ गया। और ये प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ही विल पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही विल पास इन एग्जामिनेशन। तो पास करने की प्रोबेबिलिटी आगे क्लियर हुआ। और जैसे ही आप सभी एक एक प्रोसेस को एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एकदम पेशेंस के साथ। अगर पेशेंस आप नहीं मेंटेन किए तो कभी भी सही नहीं आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे एकदम अलग टाइप से। ठीक है, इनफाइनाइट सिचुएशन के कारण। ठीक है, इनफाइनाइट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखेंगे। चलिए, ये भी आसान है बट थोड़ा सा समझना इसको टफ है। ठीक है, एकदम पेशेंस से ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे फिर उसके बाद में सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि A and B take turns in a throwing of 2 dice. The first throw 9 being awarded the prize. ठीक है, if A take the first chance so that their chance of winning are in ratio 9:8. ठीक है, मीन्स ऑलरेडी आंसर भी गिवन है 9:8। सॉरी, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 9:8 है। मीन्स एक का 9 दूसरे का 8 है। समझ में आया क्लियर हो? फिर से ध्यान देंगे। A and B take turns throwing 2 dice. The first to throw 9 being awarding the prize. ठीक है, तो पहले 2 डाइस थ्रो कर रहा है। क्या कर रहा है 2 डाइस थ्रो कर रहा है। तो 2 डाइस में सैंपल स्पेस कितना हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है 2 डाइस में 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है क्लियर हुआ 36। बहुत बार आप सोल्व किए हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर 9 बीइंग अवार्डेड द प्राइज, अगर 9 आता है तो प्राइज मिलता है। 9 आता है तो क्या आता है प्राइज मिलता है। मींस 9 क्या है विनिंग सिंबल है। मीन 2 हम थ्रो करेंगे या 9 आएगा। तो देखिए कि 9 कब कब आएगा। तो याद कीजिए 9 या तो 36 आएगा या 63 आएगा या 45 आएगा या 54 आएगा। मींस ये 4 केसेज हैं जब दोनों का सम क्या होगा 9 होगा। और जब 9 होगा तो क्या करेगा विन करेगा। ठीक है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 9 है। दैट मीन्स 9 सम है। कितने केसेज आए 1 2 3 4 केसेज आए विन करने का। टोटल केसेज कितना है 36। तो क्या आ गया 1/9 क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मींस ए के विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगा और बी के भी विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी यही होगा। ठीक है, ए की विन करने की प्रोबेबिलिटी यही है सक्सेस। ठीक है, और बी के भी हम क्या करेंगे सक्सेस होने की चांस यही 1/9 ही है। ठीक है, सक्सेस होने का चांस 1/9 है। तो हम ऐसा करते हैं
ए और बी क्योंकि हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या करते हैं, अलग से सपोज करते हैं ई इज सक्सेस एंड एफ इज फेल्योर। तो सक्सेस होना 1/9, तो फेल्योर होना 1 - 1/9 क्या आ गया, 8/9। ठीक है, सक्सेस होना 1/9 तो फेल्योर होना 8/9, ये दोनों प्रोबेबिलिटी आ गया। अब क्या है, दो गेम प्लेयर ए और बी। ठीक है, अब ए भी उसी सक्सेस से विन करता है और बी भी उसी सक्सेस से विन करता है। दोनों को विन करने के लिए अगर थ्रो करेगा, अगर इस चारों में से कोई आया सम 9 तो विन कर गया, और चारों के अलावा कुछ आया तो फेल्योर कर गया। तो फेल्योर 8/9 और पासिंग क्या हो गया, 1/9। ठीक है, दोनों के लिए एक सेम ही सिचुएशन, क्योंकि गेम होता है दोनों के लिए सेम सिचुएशन। अब क्या है, अब थ्रो कौन करता है, मीन्स पहला स्टार्ट कौन करता है, उस पर डिपेंड बहुत कुछ करता है। ठीक है, अगर हम दोनों में से स्टार्ट कौन करते हैं उस पर ध्यान दे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इफ ए टेक फर्स्ट चांस। ठीक है, इफ ए टेक फर्स्ट चांस मीन्स ए शुरुआत कर रहा है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। तो ए शुरुआत किया तो ए इनफाइनाइट टाइम से गेम चलता है। इनफाइनाइट टाइम मीन्स थ्रो करते जाते हैं, हम थ्रो करते हैं वो करता है, हम करते हैं वो करता है, हम हारते हैं वो करता है वो हारता है, फिर हम कर, मीन्स ये सिचुएशन इनफाइनाइट चलता है। ध्यान से समझेंगे, मीन्स विन कब करेगा, या तो फर्स्ट थ्रो किया ए और विन कर गया, पहला थ्रो किया और क्या कर गया, विन कर गया। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ। या ऐसा हो सकता है फर्स्ट थ्रो किया और वो क्या हो गया, हार गया। दूसरा थ्रो हुआ किसका, बी का, और वो भी क्या हो गया, हार गया। समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, दूसरा थ्रो बी किया, वो भी क्या हो गया, हार गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। मींस ई जीत गया, दूसरा में ई हार गया, फिर अगेन जो दूसरा सोल्व किया वो भी क्या हो गया, हार गया। ठीक है, अब अगेन ई क्या हो गया, जीत गया। समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स गेम चलता है। देखें, क्लियर हुआ। जैसे ए जीत गया, एक जीता, ये भी हार गया, दूसरा भी हार गया, फिर अगेन जीत गया। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये भी हार गया, फिर दूसरा भी हार गया, ठीक है, तीसरा भी हार गया, चौथा भी हार गया, और अगेन जीत गया। मींस ए और बी गेम खेल रहा। ठीक है, पहला ए जीत गया, एक एच भी नहीं हो गया। सेकेंड में ए जीत गया, ए हार गया, तो ए हार गया तो बी भी हार गया। फिर तीसरा चांस आया ए के पास, उसने जीत गया। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन आ गया। अब थर्ड सिचुएशन में ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, और फिर चांस आया ए के पास, अगेन जीत गया। मींस हम हमेशा दो दो इंक्रीज करता जाएगा और लास्ट वाला जीतता जाएगा। मींस ए की जीतने की सिचुएशन आएगी हमेशा, और ये डॉट डॉट काम कहा जाएगा इनफाइनाइट तक। अब इसको ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 1/9 जीतने का, हारने का 8/9, अगेन इसके भी हारने का 8/9, और ये जीत गया 1/9 से। ठीक है, अगेन क्या आएगा, 8/9 हारने का, इसके भी हारने का वही है, ई बार करे या एफ करे बात एक ही है। तो 8/9, अगेन 8/9, अगेन 8/9, और इनटू में ई 1/9, इस तरीके से इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे 1/9 कॉमन कर लिए तो क्या आएगा, 1 + 8/9 का स्क्वायर, 8/9 का होल 4 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो याद कीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी क्या होता है, a बाई 1 - r, a बाई 1 - r, और r की वैल्यू क्या है, 8/9 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 1/9 बाई 81 - 64/81, सोल्व करेंगे 1/9 ×
81 और माइनस करेंगे 81 माइनस 64, 81 माइनस 64 क्या आएगा 717, ठीक है। 9 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 9/17। ये किसका आ गया, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 9/17, ठीक है। अब विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, दोनों मिलकर के 1 होता है, ए प्लस बी क्या होता है 1, दोनों की मिलकर प्रोबेबिलिटी 1, तो ए 9/17 तो बी क्या आएगा 1 माइनस 9/17 क्या आएगा 8/17। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए रेशियो बी, विनिंग प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस 9/17 बाय 8/17 से 17 कैंसिल, विनिंग प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या हो गया 9:8, मींस जो थ्रो किया, मींस जो स्टार्ट किया गेम को, उसको जीतने की चांस क्या है ज्यादा है, जो बाद में आया। इसलिए कभी भी गेम खेलो तो लूडो या डाइस थ्रो करने की फर्स्ट चांस अपने पास रखो, वो जिताने की ज्यादा कैपेसिटी रखता है कंपेयर टू सेकेंड थर्ड चांस, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।